नमस्कार दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी जानी मानी लेखिका सुषमा मुनिंद्र जी द्वारा लिखी हुई है। कहानी का नाम है कर भला होगा भला। सुषमा जी का अपने आसपास के परिवेश का अवलोकन बहुत ही सूक्ष्म होता है, जो कि हमें इस कहानी में दिखाई देगा। कहानी बड़ी मार्मिक है और पात्रों का चरित्र चित्रण भी बड़ा ही सुंदर है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रेलवे स्टेशन जाकर ज्ञात हुआ महानगरी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 2 घंटे लेट है। मैंने तो फोन कर इंक्वायरी से पता कर लिया था महानगरी 2 घंटे लेट है, पर आप माने ही नहीं। बाबूजी इतनी जल्दी चले आए। बड़ा पुत्र एकनाथ उकताया हुआ है, इसलिए कई बार यह बात कह चुका है। अरे कई बार ये इंक्वायरी वाले गलत सूचना दे देते हैं, या कि घंटी बजती है और ये लोग उठाते ही नहीं। इस देश जैसी अव्यवस्था और अनियमितता कहीं नहीं है। जल्दी आ गए तो बहुत नुकसान नहीं हो जाएगा? बाबूजी कह रहे थे। अरे ट्रेन छूट जाती तो किसी को कहीं आना जाना हो तो थोड़ा जल्दी पहुंचना क्या खराब है? बाबूजी इस तरह से बड़बड़ाते रहे। उफ, इस गर्मी और भीड़ में 2 घंटे बिताना बहुत कठिन है। मझले पुत्र ओमकार ने रुमाल से पसीना पोंछते हुए प्लेटफॉर्म की छत की ओर ताका। पंखा तो पूरी क्षमता से चल रहा था, असर नहीं डाल पा रहा, ये अलग बात है। बाबूजी अम्मा को संबोधित करते हुए बोले, मुंह फाड़े इधर उधर देखती खड़ी ना रहो, जैसे आज से पहले स्टेशन ही नहीं देखा है। इस बिस्तर के ऊपर बैठ जाओ और सामान की निगरानी करो। स्टेशन पर गिराकट और चोर उचक के फिरते रहते हैं। हमें न सिखाओ। अम्मा तुनक कर कुशल गणितज्ञ की भांति तर्जनी दिखा दिखा कर सामान गिनने लगी। पूरे 9 नग हैं। ग्रीष्मावकाश में आई अम्मा की पुत्री अंबुज अपने 2 बच्चों यशा और संयोग को लेकर अपने पति के घर लौट रही थी। अम्मा स्नेहवश सामानों की गिनती बढ़ाती गई हैं। ट्रेन में इतना सामान चढ़ाना मुश्किल होगा, आजकल की भीड़ देख रही हो। यशा की टोबो साइकिल बेकारी ले जा रहे, फिर कभी भेज देते। छोटा पुत्र तिलक बोला, मैं साइकिल ले जाऊंगी, यहाँ ओम और देव चला चला कर तोड़ देंगे। यशा पैर पटक पटक कर बचलने लगी। ये टोबो साइकिल उसे नाना जी ने खरीद कर दी है। आरक्षण नहीं मिला, इस कारण से वह साइकिल नहीं छोड़ सकती। अम्मा ने कह दिया, ले जाओ, जैसे इतना सामान जाएगा वैसे ये भी चली जाएगी। तिलक फुफकारा, अम्मा तुम तो रोती हुई अंबुज दीदी के गले मिलती हुई एक तरफ खड़ी हो जाओगी, सामान तो हमें चढ़ाना होगा ना। अम्मा ने आंचल संभाल कर जोर से हुँ किया और मुंह फेर कर बैठी रही। बाबूजी ने खलवा खोपड़ी पर हाथ फेर कर अम्मा को घुड़का, तुम्हारा पुत्री प्रेम भी अजब है। बांध लाई हो गेहूं चावल दाल की बोरी, तो क्या हुआ, यहाँ इतनी खेती होती है और वहाँ बच्चे को अनाज खरीदना पड़ता है। कौन मुंह में धर के ले जाना है? अम्मा अपने पर थी। आजकल रेलों में इतनी भीड़ होती है कि आदमी चढ़ जाए, ये बहुत है। बड़ी बहू स्नेह ने मुंह खोला। तुम चुप रहो स्नेह, अम्मा ने दांत पीसे। इकलौती लाडली अंबुज निर्धारित समय से 1 सप्ताह पहले लौट रही है, वो भी बिना आरक्षण के। अम्मा का मन बड़ा भारी है और उन्हें किसी के तर्क वितर्क नहीं समझा पा रहे हैं। स्टेशन पर उफनती बिलबिलाती उन्मादी भीड़। बाबूजी चारों ओर मुंडी घुमाकर खुफिया दृष्टि से प्लेटफॉर्म पर बिछी भीड़ को निहार रहे हैं। भीड़ वैसे ही प्लेटफॉर्म में समा नहीं रही है, जैसे पतीले में उफान हुआ दूध। बाबूजी को सभी चेहरे शातिर चोर दिख रहे हैं। वे बार बार अंबुज को समझा रहे हैं कि उसे कितनी सतर्कता से सफर करना है। देख बिटिया, तू रात में सोना मत। वैसे तो तिलक भी जा रहा है, पर इसका जाना न जाना बेकार है। ट्रेन चली कि यह सोया कुंभकर्ण की नींद, इसकी पूछो मत। पति की निंदा सुनकर तिलक की पत्नी सोनी ने बुरा सा मुंह बनाया। आप चिंता मत करो बाबूजी, बस ट्रेन में जगह मिल जाए, बाकी मैं संभाल लूंगी। पर मुझे नहीं लगता कि जगह मिलेगी। भीड़ देखिए ना। अम्बुज चिंतित है। कल रात उसके पति का फोन आया था कि वे कई दिनों से उन्हें ज्वर आ रहा है और उसे उन्होंने तुरंत बुला लिया है। बहुत भागदौड़ के बाद भी आरक्षण नहीं मिल पाया। सब हो जाएगा। इस भीड़ में जाने वाले कम होंगे और इन जाने वालों को विदा करने वाले अधिक होंगे। चले आते हैं भीड़ बढ़ाने।
बाबूजी ऐसे कह रहे थे जैसे स्वयं अम्बुज को छोड़ने अकेले ही आए हो। अम्बुज को स्टेशन पहुंचाने पूरा कुनबा न आए तो बाबूजी को गौरव अनुभव नहीं होता। अम्मा रिसा जाती है, किसी को लड़की से प्रेम नहीं है। बड़ी बहू स्नेह और उसकी 3 लड़कियां, मझली बहू रमा और उसके 2 बच्चे बबली और बालू, छोटी बहू सोनी और वो उसके 3 बच्चे ओम और देव, साल भर का राजू। अम्बुज को विदा करने इतने लोग आए हैं कहने की जगह लाए गए हैं कहना अधिक उपयुक्त होगा। एकनाथ आरक्षण मिलने की आशा में निरंतर टीसी के आगे पीछे कर रहा है। बात बनती नहीं दिखती थी। बाबूजी ने देश को कोसा। मुझे लगता है पूरे देश को आज ही यात्रा करनी है। सब अपने अपने काम से जाते। बाबूजी, हम बेकार ही इतनी जल्दी आ गए। ओमकार अभी भी जल्दी आने पर अड़ा हुआ है। मैं देखता हूँ वेटिंग रूम में जगह हो तो। तिलक वेटिंग रूम की ओर चला गया और सुयोग और यशा पीछे लग गए। इधर ठेले पर इडली डोसा समोसा नमकीन चिप्स फल फूल को सजाए रेडी वाले आ जा रहे हैं। बच्चे चिल्लाने लगे, अंकल चिप्स लेंगे, अंकल चिप्स लेंगे। बाबूजी को स्टेशन से सामान खरीदना पसंद नहीं है, पर बालक उन्हें विवश किए देता है। 4 पैकेट अंकल चिप्स खरीदे गए। बच्चे पैकेट शेयर करने को तैयार नहीं हो रहे थे। सबको एक एक पैकेट दिलाकर समस्या का निदान ढूंढा गया। अम्मा गुस्सा गई। दिन भर खाते हैं फिर भी इनका पेट नहीं भरता है। 100 रुपए स्वाहा हो गए। बच्चे खाने में तल्लीन है। अम्मा की डांट से बेअसर सभी बच्चों की माताओं ने स्वीकार किया कि ऐसे नालायक बच्चे कहीं ले जाने लायक नहीं है। तिलक वेटिंग रूम से लौट आया तो बोला, वहां तो पैर रखने की जगह नहीं है। बाबूजी ने उफ से करते हुए जेब से रुमाल निकाला और खलवा सिर का पसीना पूछा। बाबूजी की अधीरता पर रमा और स्नेह अधरों में मुस्कुराई। एकनाथ एक कुली पकड़ लाया। सुनो, ये सामान है, महानगरी की जनरल बोगी में चढ़ाना है। जी साहब। हाँ, और ट्रेन आए तो यही रहना, यह नहीं कि तुम्हें ढूंढना पड़ जाए। नहीं साहब, आप बेफिक्र हो। उसने चारों ओर देखकर कुछ जायजा लिया, फिर बोला, उधर आगे चलकर बैठिए, जनरल डिब्बा वहां आगे लगता है। एक मुसीबत और। सब किसी तरह चिप्स खाते बच्चों को हाँक सामान लादे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचे। चिप्स खाकर बच्चों को प्यास लगी और घर से लाया गया पानी स्टेशन पर ही खत्म हो गया। अम्मा ने कपाल थामा। इन लोगों की भूख प्यास हद हो गई। लाओ डिब्बा, पानी भर लेता हूँ। ओमकार खाली डिब्बा लिए चला तो बबली और बालू साथ लग गए। पीछे पीछे ओम और देव भी। स्नेह की लड़कियां जुड़वा और विरासत फिल्म के पोस्टर को मुग्ध भाव से निहार रही हैं और सलमान और अनिल कपूर की चर्चा कर रही है। इधर बाबूजी ने बहुओं को घुड़का, खड़ी क्या हो, संभालो बच्चों को, यहाँ बच्चा चोर गिरोह फिरते रहते हैं। सुनकर सोनी और रमा चिंतित भाव से पंजों पर उचक उचक कर बच्चों को देखने लगी। बच्चे भीड़ में कहीं लोप हो चुके थे। भीड़ जैसे नरमुंडों का रेला सा आ जा रही थी। जाने कहाँ से आते इतने लोग, जैसे आने जाने के अतिरिक्त इन्हें कोई काम ही नहीं है। जहां तक दृष्टि जाए शीश ही शीश तैरते दिखाई देते हैं। सब जैसे किसी धुन में है, उन्माद में है। रेहड़ी वालों के विभिन्न स्वर कान फोड़े डालते हैं। पानी भरकर लौटे ओमकार के पीछे चारों बच्चों का जुलूस सकुशल लौट आया। रमा ने चेतावनी दी, चलो सब चुपचाप यहाँ खड़े हो जाओ वरना घर भेज देंगे। बच्चों ने कुछ आज्ञाकारी भाव दिखाया, लेकिन कुछ ही देर। उनकी चंचल प्रकृति उन्हें स्थिर नहीं रहने देती थी। एकनाथ फिर टीसी के चक्कर काटने चल दिए। एक ही जगह पर बिना किसी काम के खड़े रहना एकनाथ की भी प्रवृत्ति में नहीं है। तिलक उब रहा है। बुक स्टॉल से जाकर इंडिया टुडे और यशा और सइयों के लिए कॉमिक्स खरीद लाया। इंडिया टुडे बाबूजी ने झपट ली। कुछ देर पंखे की भांति प्रयोग करते रहे, फिर एक बोरी पर बैठकर उलट पलटने लगे। कॉमिक्स को बच्चे ललचाई नजरों से देख रहे हैं और छीन झपट रहे हैं। स्नेह ने खींचकर अपनी मझली बेटी शुभी को एक लपड़ रसीद किया। वह बड़ी उद्विग्न है। उसे अच्छा नहीं लगता कि बच्चों को अनावश्यक रूप से स्टेशन पर ले जाया जाए। वो बच्चों को लेकर घर पर ही रुकना चाहती थी। अम्मा ने सुना दिया था, स्टेशन तक जाते हुए पाँव घिसते हैं तो मत जाओ। साल भर में बेचारी बच्ची आती है, फिर भी तुम्हें खटकती है। और अब बच्चे आफत किए हुए हैं। शुभी को फ्रॉक से आंसू पोंछते देखकर अम्बुज पसीजी।
जाने के क्षण भावुक हो जाते हैं। क्या भाभी, मार दिया बच्चे को? चलो, मैं सबको कॉमिक्स दिलाती हूँ। बाबूजी रोकते रह गए इस अपव्यय के लिए, पर अम्बुज सबको एक एक कॉमिक्स दिला लाई। अम्मा की भौहें कपाल पर टंग गई। बच्चों को लाओ तो ऐसा ही होता है, खर्च पर खर्च हुआ जाता है। जाने दो अम्मा, बच्चे हैं, अम्बुज उदारता से बोली। अम्मा जारी रही, तेरे पास बहुत पैसा है तो फूंक डाल। और हाँ, सुन सुन, अम्बुज के लिए है ये थैला, संभाल कर रखना, इसमें खाने का सामान रखा है, गिर गया तो सब उलट पुलट हो जाएगा। अम्मा, तुम्हें खाने की पड़ी है, और यह ट्रेन पता नहीं कब आएगी, पता नहीं वहाँ उनकी तबीयत कैसी है। अम्बुज व्यग्रता में कदम ताल करते हुए एक गति का प्रदर्शन कर रही है। मैं पता करके आता हूँ, कहता हुआ ओमकार पूछताछ दफ्तर की ओर चला। किसी ट्रेन के आने की घंटी हो चुकी है। अनाउंसमेंट में नारी स्वर उभरा। यात्री कृपया ध्यान दें, जबलपुर से चलकर निजामुद्दीन जाने वाली महाकौशल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। बाबूजी ने मुंह पर उंगली रखकर सबको चुप रहने का संकेत किया और अनाउंसमेंट सुनकर बोले, तो महाकौशल इतनी लेट आ रही है? इसे तो 4 घंटे पहले आ जाना चाहिए था। महानगरी पता नहीं कब आएगी। मालूम होता है आज सबकी सब ट्रेनें लेट चल रही हैं। ओमकार लौट आया। महानगरी 1 घंटे से पहले नहीं आएगी। ओहो, आज का नक्षत्र तो। अम्मा आंचल से हवा करते हुए बोले। तभी महाकौशल प्लेटफॉर्म से आ लगी। ट्रेन में बहुत भीड़ है। जनरल बोगियों में यात्री बर्र के छत्ते की भांति गुंथे हुए हैं। द्वार पर डंडा पकड़े खड़े बैठे लटके लोग। अंबुज ने असहाय दृष्टि बाबूजी पर डाली। यही भीड़ महानगरी में भी होगी तो कैसे चढ़ लोगी दीदी? सोनी पूछ रही थी। अंबुज चुप रही, शायद सुन नहीं सकी थी वह। प्लेटफॉर्म में होती चहल पहल ने झटका सा खाया। रेहड़ी वालों के स्वर तेज हो गए। लोग अपने अपेक्षित डब्बे ढूंढ रहे थे। एक सज्जन विदेश जा रहे हैं, दिल्ली से फ्लाइट है, इन्हें विदा करने कई लोग आए हैं। गेंदे की मालाएं और कैमरे के फ्लैश। विदा होते सज्जन अपनी सामर्थ्य पर हंसी और मुस्कान बांट रहे हैं। उधर कोई किसी की जेब काट कर भागा है और भीड़ की एक टुकड़ी जेब कतरे के पीछे लगी हुई है। बाबूजी ने बहुओं को डपटा, मुंह फाड़े ना खड़ी रहो, अपने गहने संभालो। 10 बार कहा है कि स्टेशन पर ये सब पहनकर मत आया करो। सुनकर तीनों बहुओं ने चेन, बाली, चूड़ियां टटोलते हुए बुरा सा मुंह बनाया। स्नेह ने कह ही दिया, बाबूजी, आप ऐसी हड़बड़ी मचाते हैं घर पे कि गहने उतारने का ध्यान ही नहीं रह जाता है। बाबूजी पता नहीं सुन पाए या नहीं, उनका ध्यान भीड़ पर था। महाकौशल ने सना शना रेंगते हुए प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। जाने वाले लद फद कर चले गए। उन्हें विदा करने वाले लोग वापस लौट गए। प्लेटफॉर्म कुछ देर को खाली हुआ और कुछ देर में फिर से उतना ही भर भी गया। सोनी छोटे बच्चे राजू को हलराते दुलराते हुए थक गई तो वहीं फर्श पर फस मार कर बैठ गई और जोर से थपकाते हुए उसे सुलाने का प्रयत्न करने लगी। अम्मा ने उसकी निंदा की। बैठ गई फर्श पर, सिल्क की साड़ी बर्बाद कर दी। और सोनी, कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ फटकार कर जगह साफ कर लेता है। क्या करूं, इसे संभालना कठिन हो रहा है। सोनी थकी हुई लग रही थी। कॉफी पी लेते तो उकताहट कुछ कम हो जाती। अंबुज ने प्रस्ताव रखा। मैं लाता हूँ कॉफी। एक नाथ कॉफी लेने चला गया। बच्चे अवसर क्यों चूकते? 50 रुपए स्वाहा हो गए। कुछ देर में अनाउंसमेंट हुआ। बाबूजी ने पुनः तर्जनी अधरों पर रखकर सबको चुप रहने का संकेत किया। यात्री ध्यान दे, मुंबई की ओर जाने वाली महानगरी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। सूचना से प्लेटफॉर्म पर घबराहट और उतावली का झोंका सा आ गया। लो, इतनी देर बाद महानगरी आ रही है तो उस प्लेटफॉर्म पर। बाबूजी थोड़ी देर वैसे के वैसे खड़े रहे, जैसे कि सूचना का सत्यापन करना चाह रहे हो। ओमकार इधर उधर जाकर कुली को ढूंढने लगा। अनाउंसमेंट सुनकर स्वयं ही कुली आ गया और विद्युत की त्वरा से उसने चारों सामान लाद लिए। अफरा तफरी मची है। लोग हड़बड़ाए हुए हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर भागे जा रहे हैं। बाबूजी तेजी दिखाते हुए कुली के पीछे लग लिए कि कहीं वह सामान लेकर गायब ही ना हो जाए। बच्चों को खींचते घसीटते सामान उठाए यह विशाल कुटुंब किसी तरह प्लेटफॉर्म 2 पर पहुंचा। सामान गिना जाता। एक नाथ अनुमान लगाता कि अपेक्षित डिब्बा कहाँ आकर ठहरेगा। इसके पहले ही धड़धड़ाती हुई ट्रेन
प्लेटफॉर्म पर आ लगी। उन्मादी भीड़ उफन रही है निरंतर, और अम्मा निरंतर चीखे जा रही है, बच्चों का हाथ कसकर पकड़ो, कोई गुम हो गया तो इस भीड़ में मिलेगा नहीं। अम्मा की चीख भीड़ और शोर में खो गई। एक नाथ डिब्बे के पीछे दौड़ा। पीछे पीछे कुली और ओमकार और तिलक सब सामान से लदे फदे हैं। डिब्बे में बहुत भीड़ है। द्वार पर लटके हुए लोग जैसे प्रवेश निषेध की घोषणा कर रहे हैं। चढ़ने वाले चढ़ने की शीघ्रता में और उतरने वालों को और उतरने नहीं दे रहे हैं। कोई पूरा गला फाड़कर चीख रहा है, जब उतरने ही नहीं दोगे तो कैसे चढ़ने की जगह मिलेगी? अरे उतरो जल्दी, भाषण मत झाड़ो, ट्रेन यहाँ 5 मिनट रुकती है और आप। एकनाथ ने उस लटके हुए आदमी को खींचकर उतार दिया। कुली यात्रियों को ठेल ठाल कर सामान से डिब्बे में घुस गया। बाबूजी तिलक पर बिगड़े, तुम जाते क्यों नहीं हो डिब्बे में? कुली पता नहीं सामान कहाँ रख दे। चुप भी रहिए बाबूजी, आप ही इस भीड़ में घुसकर दिखा दीजिए। तिलक द्वार पर झूलती हुई भीड़ को देखकर बौखलाया हुआ था। बाबूजी उसे घूर कर रह गए, क्योंकि उनकी दृष्टि डिब्बे में लोप हो गए कुली को ढूंढ रही थी। उतरने और चढ़ने वालों में प्रतिद्वंदिता सी हो रही थी। धक्का मुक्की, झपटा झपटी, खींचतान, चीख चिल्लाना चल ही रहा था। एक वृद्ध जो मोटा कुर्ता और चादर ओढ़े हैं, कंधे पर लटकाने वाला खादी का झोला टांगे है, ट्रेन में चढ़ने का बहुत प्रयास कर रहे थे और किसी भी तरह से चढ़ नहीं पा रहे थे। वृद्ध उस उन्मादी भीड़ में तैरता हुआ सा डिब्बे के द्वार पर पहुंचा और फिर दूर छिटक गया, जैसे कागज की असहाय नाव लहरों के थपेड़ों से इधर उधर डगमगा रही हो। एक बार वह चढ़ जाता, पर एकनाथ ने उसे कंधे से पकड़कर पीछे ही खींच लिया और अम्बुज को लगभग घसीटकर कूपे में ढकेल दिया। वृद्ध करुण स्वर में बोला, बेटा मुझे भी चढ़ने दो, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। अरे सभी जरूरी काम से ही जाते हैं बाबा, कोई फालतू मरने नहीं जाएगा इस भीड़ में। पर आप लोगों में धैर्य और एटिकेट बिल्कुल नहीं है, वरना सबको उतरने चढ़ने की जगह मिल जाती। एकनाथ ने उपदेश दे डाला, इतनी समझदारी की बातें करते हो, फिर भी इस तरह धक्का मुक्की कर रहे हो। वृद्ध के स्वर में व्यंग था। व्यवस्था सिखाने वाले यह नवयुवक स्वयं कितनी व्यवस्था बनाए रखते हैं। चुप भी रहो बाबा। तिलक जो सुयोग को कंधे पर लादे हुए हैं, उसने वृद्ध को एक और सरकाया और डब्बे में चढ़कर किसी तरह किला फतह कर ही लिया। बेटा मुझे भी तनिक हाथ पकड़कर खींच लो। वृद्ध का कृशकाय हाथ उठा ही रह गया और तिलक कूपे में कहीं आगे चला गया। बुढ़ा तो पीछे ही पड़ गया। पीछे से ओमकार का स्वर उभरा, अम्बुज ने पल्ला कस लिया और दोनों हाथ हिला हिलाकर बाकी बचे हुए सामान और यश के लिए चिल्लाने लगी। लोग जब लोग जब व्यक्ति से भीड़ की शक्ल में बदलते हैं, तो सारे संस्कार, शालीनता, धैर्य, संयम, नम्रता, सभ्यता, सदाशयता सब कुछ खो देते हैं भीड़ की शक्ल में। स्वयं को पहचाने जाने का उस समय भय जो नहीं होता है। वृद्ध ट्रेन में चढ़ने के लिए भीड़ से जूझने में सारी क्षमता और ऊर्जा व्यय कर चुका, तो भीड़ से निकलकर एक और पराजित सा खड़ा हो गया, कदाचित उस असंभव क्षण की प्रतीक्षा में जब भीड़ छट जाए और वह डब्बे में चढ़ सके। बाबूजी डिब्बे की गतिविधि पर दृष्टि जमाए हुए थे। बोले, महोदय यह आपके अकेले सफर करने की उम्र नहीं है, कम से कम अकेले सफर तो न किया करें। मुझे नहीं लगता कि ट्रेन में आप चढ़ पाएंगे। जाना बहुत जरूरी है, इसलिए जा रहा हूँ। वृद्ध ने अपनी पनियाई आंखें पोंछते हुए कहा। एक नाथ ने यश को किसी तरह से डिब्बे के अंदर फेंक दिया। उसके भाल के दाई और किसी संदूक का नुकीला कोना लग गया और गुमड़ निकल आया। ट्रेन धक्का खाकर रेंगने लगी। कुछ साहसी पराक्रमी लोग डंडा पकड़कर ट्रेन के साथ साथ घिसट रहे हैं। बाबूजी सस्वर गाने लगे, प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यात्रा की सफलता हेतु बाबूजी गोसाई जी की यह चौपाई अवश्य दोहराते हैं। एक नाथ कूपे में ही रह गया, जो बड़ी कठिनाई से कूद पाया। चावल और दाल की बोरी यहीं छूट गई और अम्मा का मुंह फूल गया। जाते हुए बेटी से ठीक से मिल भी नहीं पाई। भीड़ वापस लौटने लगी। प्लेटफॉर्म की भीड़ में कहीं गुम सा हो गया लटपट बदहवास पैरों से रेंगता हुआ वृद्ध भी लौट रहा है। बाबूजी तनिक दयार्द्र हुए। ओमकार, तुम लोग उस वृद्ध की सहायता कर सकते थे, बेचारा किसी जरूरी काम से जा रहा था। बाबूजी आपको तो बस आदेश देना आता है, आप उस भीड़ में चढ़े होते तो पता चलता।
एक नाथ ने बाबूजी को उत्तर दे दिया। बाबूजी निरुत्तर हो गए। इधर अम्मा सामान की भांति बच्चों को गिन रही है। एक बार, दो बार, तीन बार। एक बच्चा कम है। अम्मा के कंठ से विकराल चीख निकल गई। सुनते हो, देव नहीं मिल रहा है। कहाँ गया रे लखन, कहाँ गया? आज किसका मुंह देखा था? सुनकर बाबूजी तमतमा गए। सभी सदस्यों ने इधर उधर दृष्टि फैलाई। देव सचमुच नहीं दिख रहा था। बाबूजी ने बौखलाहट में बहू को आड़े हाथों लिया। यही करने आई हो तुम लोग यहाँ? एक बच्चा भी नहीं संभलता है अब। तुम इन लंगूरों को पकड़कर वहां बेंच पर बैठो, हम देखते हैं। सोनी रोने लगी। स्नेह ने भयावह समा खींचते हुए बता डाला कि खाड़ी देशों में बच्चों को बेचकर किस तरह उन्हें घरेलू नौकर बनाया जाता है और किस तरह से बच्चों के हाथ पैर काटकर उनसे भीख भी मंगवाई जाती है। सुनकर सोनी का रुदन बढ़ गया। तब स्नेह की समझ में आया कि उसने गलत समय में गलत बात बोल दी। वो सोनी को सांत्वना देने लगी। बच्चे सिरपिटाए हुए बैठे हैं। अम्बुज जो पैसे देकर गई थी उससे आइसक्रीम खाने की योजना थी, पर इस पापी देव ने सब गड़बड़ कर दिया। बाबूजी, एकनाथ और ओमकार पूरे प्लेटफॉर्म पर एक छोर से दूसरे छोर तक भागते फिर रहे हैं। अम्मा दूर झाड़ियों तक में देखाई और रमा दूर तक जाकर पटरी पर देखाई। देव कहीं नहीं है। ट्रेन में बैठकर तो नहीं चला गया। बाबूजी को जैसे चेत आया। मैं तो पहले ही कहती थी कि इतने लोगों को स्टेशन पर ले जाना ठीक नहीं। स्नेह ने दर्शन बखाना। चुप रहो भाभी, दिमाग मत चाटो। ओमकार उसे झिड़क कर एक और चला गया। पूरे प्लेटफॉर्म खंगाल डाले गए। बच्चा नहीं मिला। एकनाथ बोला, बाबूजी प्लेटफॉर्म एक पर चलिए, हो सकता है कि देव उधर निकल गया हो। हाँ, यही ठीक होगा। सोनी प्लेटफॉर्म 2 छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। बाबूजी, देव यहीं से घुमा है। एक दो लोगों को यहाँ पर ही रुकना चाहिए। देव कहीं इधर उधर चला गया होगा तो लौटकर यहीं आ जाएगा। सोनी ठीक कर रही है, सब एक जगह यहीं बैठो, वरना एक दो बच्चे और गुम हो जाएंगे। बाबूजी महिलाओं और बच्चों को यहीं छोड़कर पुत्रों के साथ प्लेटफॉर्म एक की तरफ लपके। अभी जल्दी कोई ट्रेन नहीं आनी है, इसलिए प्लेटफॉर्म कुछ खाली है। एकनाथ और ओमकार प्लेटफॉर्म पर कुशल धावक की तरह दौड़ते रहे, लोगों से टकराते रहे और दीदे ना होने का विशेषण पाते रहे। बाबूजी वेटिंग रूम, सुलभ शौचालय और अनेकों स्टॉल झांक कर आए। देव नहीं मिला। बाबूजी की उत्तेजना और घबराहट बढ़ रही है। प्लेटफॉर्म निगल गया बच्चे को या किसी उठाई गिर के हाथों चढ़ गया? बाबूजी विवशता की मूर्ति बने आते जाते लोगों से पूछते रहे, आपने नीली धारीदार शर्ट और सफेद हाफ पैंट पहने 5-6 वर्ष के बच्चे को देखा है? लोग अनभिज्ञता दिखाते हुए आगे बढ़ जाते हैं, जैसे बच्चा खोना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। बाबूजी स्पष्ट अनुभव कर रहे हैं कि जब लोग सहायता न करें तो मनुष्य भीड़ में कैसे अकेला पड़ जाता है। यदि इतने लोग उनकी सहायता करें तो क्या बच्चा नहीं ढूंढा जा सकेगा? भाईचारा तो किसी में रहा ही नहीं है। बाबूजी को एकाएक उस वृद्ध की याद आई जो ट्रेन में नहीं चढ़ पाया था। ओह, थोड़ा सा सहयोग अगर हम लोग दे देते तो वो निश्चित ही ट्रेन में चढ़े जाते और उनका काम सध जाता। पता नहीं बेचारे किस काम से जा रहे थे। एकनाथ पूछता दफ्तर में देव के खोने की सूचना दर्ज कराकर विमूढ़ भाव से बाबूजी के पास आकर खड़ा हो गया। ओमकार बहुत देर तक पुलिस के 2 सिपाहियों के साथ उलझा रहा और फिर बाबूजी के पास जाकर पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था को गालियां देने लगा। बाबूजी सुर में सुर मिला रहे थे। पुलिस ऐसे निकम्मी ना होती तो आज ये अव्यवस्था और अराजकता न फैलती। समय गुजरता जा रहा है और देव के न मिलने की आशंका बढ़ती जा रही है। सहसा अनाउंसमेंट हुआ। बाबूजी ध्यान से सुनने लगे। 5-6 वर्ष का बालक जो नीली धारीदार शर्ट और सफेद हाफ पैंट पहना है, अपने पिता का नाम तिलक गोस्वामी बताता है। इंक्वायरी दफ्तर में है, शीघ्र संपर्क करें। सुनकर बाबूजी को जैसे चेत आया। उन्होंने एकनाथ और ओमकार को समेटा और इंक्वायरी कार्यालय की ओर लपक के पहुंचे। इंक्वायरी दफ्तर का दृश्य बड़ा करुण था। देव इतना अधिक रो चुका था कि हिचकियां उसके कंठ में समा नहीं रही थी। बाबूजी को देखकर वो उनकी गोद में चढ़कर उनसे जोंक की तरह चिपक गया। उनके कंधे में मुंह गड़ा लिया और पूछने पर भी मुंह ऊपर नहीं उठाया। वो बहुत डरा हुआ था और हिचकियां और सिसकियों से उसकी देह में हिलोरे से उठ रही थी।
एकनाथ और ओमकार बाबूजी के साथ दफ्तर के क्लर्क के पास खड़े वृद्ध को चकित नेत्र से देख रहे हैं। ये तो वही वृद्ध हैं जो ट्रेन में चढ़ना चाह रहे थे और जिसे एकनाथ ने धक्का देकर पीछे धकेल दिया था। क्लर्क बोला, अजीब लापरवाह लोग हैं आप। बच्चे संभाल नहीं पाते तो स्टेशन पर क्यों लेकर आते? ये बाबा बच्चे को ना बचाते तो अब तक पता नहीं बच्चा कहाँ पहुंच चुका होता। दिन भर लोगों से सिर खपाते हुए क्लर्क का स्वर वैसे ही तल्ख और बेसुरा हो चुका है और इस समय तो उसके कहने के ढंग से साफ दिख रहा है कि वह इन्हीं जैसे लोगों को अव्यवस्था फैलाने का जिम्मेदार समझता है। सुनकर एकनाथ बिल्कुल पानी पानी हो गया। ओमकार इस तरह मुंह फाड़े खड़ा था जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। बाबूजी कुछ देर तक शब्द तलाशते खड़े रहे, जैसे वे अभी भी इस हादसे से उभर नहीं पा रहे थे। फिर बड़ी मुश्किल से मुंह से बोल फूटा, आज तो आप हमारे लिए देवदूत बन गए। किस तरह मैं आपका धन्यवाद करूं? किस तरह कोई शब्द नहीं है मेरे पास में। किस बात का धन्यवाद जी? मनुष्य ही तो मनुष्य के काम आता है। जानवर भी एक दूसरे को सहयोग देते हैं, फिर हम तो मनुष्य हैं। वृद्ध कहे जा रहे थे, आप जानते हैं मेरी ट्रेन छूट गई थी। मैं स्टेशन से बाहर निकला तो देखा पीपल के पेड़ के पास एक आदमी इसे साइकिल पर बैठाने की कोशिश कर रहा था और यह रोए जा रहा था। मैं समझा वो इसे भगाकर ले जा रहा है। प्लेटफॉर्म पर इस बच्चे को मैंने आपके साथ देखा था। मुझे मालूम था कि बच्चा आपका है। बड़ी मुश्किल से इसे उससे छुड़वा कर अपने साथ ला पाया। बच्चा इतना डर चुका था कि मेरे पास भी नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा कि तुम्हारी माँ जहाँ हो वहीं चले जाओ, और फिर यह अकेला ही स्टेशन की ओर चल पड़ा। पीछे पीछे मैं भी आ गया। मुझे लग रहा था कि आप लोग परेशान हो रहे होंगे। एकनाथ अत्यंत लज्जित सा खड़ा है। बाबूजी ने एक बार उसकी तरफ घूर कर देखा, फिर वृद्ध को संबोधित करते हुए बोले, यदि आप आज न होते तो अजी मैं ना होता तो क्या होता? बचाने वाला तो भगवान है। मैं बहुत पछता रहा था कि जा नहीं पाया, पर अब विश्वास हो गया भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। इस बच्चे को बचाने के लिए ही शायद मेरी ट्रेन छूट गई। वृद्ध के अखरोट से सिकुड़ गए मुख पर कई भाव आ जा रहे हैं। आपको जाना कहाँ है बाबा? ओमकार ने औपचारिकता का सिरा पकड़ा। मुंबई जाना है बेटा। सुबह तार मिला था। मेरा इकलौता बेटा सड़क दुर्घटना में चल बसा। उसी का शव लेने जाना है। पर कहते हुए वृद्ध के मुख की सलवटें भीतर की तरलता को रोकने के प्रयास में और सिकुड़ गई। सुनकर बाबूजी, एकनाथ और ओमकार सकते में आ गए, जैसे सही मायने में देव अब गुमा है। कितना बड़ा अन्याय किया है ईश्वर ने। इस बुढ़ापे में पता नहीं किस तूफान से गुजर रहे होंगे आप, फिर भी आप दूसरों का भला करना नहीं भूले। ओह, आपका नुकसान सुनकर बहुत दुख हुआ। बाबूजी के कंठ से घुटी हुई सी संवेदना फूटी। वृद्ध चुप है, भीतर के तूफान के वेग को थामने के प्रयास में। हम आपकी कुछ सहायता। एकनाथ का वाक्य अधर में ही लटका रह गया। नहीं नहीं, आप लोग परेशान न हो, घर जाइए, मैं चला जाऊंगा। दूसरी ट्रेन रात 10 बजे मिलेगी। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो कोई वृद्ध मिले तो उसे थोड़ा सा सहयोग, थोड़ा सा स्नेह और थोड़ा सा सम्मान दे देना। हम वृद्ध तुम्हारे ही समाज का एक हिस्सा है बेटा, जो आज अपनी ऊर्जा खो चुके हैं। तुम लोग युवा हो, बहुत ऊर्जा है तुम्हारे भीतर और बहुत क्षमता है। इस क्षमता का छोटा सा भाग किसी की भलाई में लगा देना तो मैं समझूंगा मेरे उपकार का मूल्य मुझे मिल गया। एक छोटी सी कहावत भी है, कर भला होगा भला। दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला ही होगा। यह कहकर वृद्ध पराजित चाल से चलकर कक्ष के द्वार पर पहुंचे और फिर पलटकर बाबूजी के ऐन सामने जा खड़े हुए। बुरा ना माने तो कुछ कहूँ, रेलवे स्टेशन इतने लोगों को लेकर न आया करे। अव्यवस्था फैल जाती है। कानून और व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस और प्रशासन का ही दायित्व नहीं है, हम सभी नागरिकों का दायित्व है। हम चाहे तो फैलती जा रही अव्यवस्था को किसी सीमा तक कम तो कर ही सकते हैं। बस हमें स्वयं को थोड़ा सुधारना होगा, कहकर वृद्ध लौट चले। उनके लटपट बदहवास पैर मानो कहीं के कहीं पड़ रहे थे। इधर बाबूजी अवाक हैं, जैसे वाणी ही चली गई हो उनकी। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मोनेन्द्र जी की लिखी हुई एक अत्यंत मार्मिक कहानी। भीड़ की मानसिकता से उपजी अव्यवस्था पर उन्होंने करारा चोट करते हुए कहानी को विराम दिया है। अगर एक व्यक्ति सुधरे तो समाज सुधर ही जाएगा।
सारी व्यवस्था और नियमितताओं का पालन केवल कानून और प्रशासन की ही जिम्मेदारी नहीं है। सुषमा मुनिंद्र जी ऐसी लेखिका हैं जो आज के दौर की में किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। मित्रों, आपको कहानी कैसे लगी? मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी बड़ी पसंद आई होगी। कहानी के बारे में अपनी राय लिखिएगा जरूर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।